ये सर ये सर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का पार्ट है सर? बेटा हेलो एल्केन और एरीन में एक लास्ट पार्ट है क्लोरोफॉर्म। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं इसे जानबूझ के पढ़ाता हूँ जिससे कि आगे के चैप्टर और इजी लगेंगे आपको। ये कार्बाइल अमीन आगे आएगी, अमीन चैप्टर में आएगी, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ सकते थे। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में यहाँ नहीं गिवन है, ये बात ठीक है, बट आगे आपको मिल जाएगी। तो अभी हम पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन बेटा ऐसी ही एक और है, दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन बड़ी पूछी जाती है। सेकेंड वन इज राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, जैसे वो है वैसे ये है राइमर टाइमन। कई लोग इसे रीमर टीमर बोलते हैं, एक सीक्वेंस में बोलते चले जाते हैं रीमर टीमर, लेकिन ये है राइमर टाइमन। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन क्या है? ये भी कन्वर्जन के लिए बड़ी फेवरेट रिएक्शन है। ये बेटा फिनॉल की रिएक्शन है। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और क्यूएच से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और क्यूएच आपस में मिलके बनाएंगे सैलिसल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट बनता है KCl एंड वाटर। तो ये जो सैलिसल्डिहाइड बन रहा है, दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज राइमर टाइमन रिएक्शन। तो क्या है बच्चों राइमर टाइमन रिएक्शन? व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, phenol is reacted with chloroform and KOH, then salicyldehyde obtained. Salicyldehyde obtained. ठीक है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टाइमन रिएक्शन। सैलिसल्डिहाइड वर्ड याद रखिएगा, and this reaction is termed as Reimer-Tiemann reaction. बिल्कुल सही है। इसका आईयूपीएसी नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नेम। तो क्या रिएक्शन हो गई? फिनॉल की क्लोरोफॉर्म से और क्यूएच से करें तो 3 मॉलिक्यूल क्यूएच के रिएक्ट करते हैं बच्चों, और ये बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। कोई डाउट? ठीक है, बाकी मैकेनिज्म में हम देख लेंगे ऐसा क्या होता है कि यहाँ से CHCl2 यहाँ अटैक करता है, फिर H निकल जाता है और हाइड्रोलिसिस पे बनता है। तो अभी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, अभी आप सिंपल ये याद रखें, ये सैलिसल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन का एक एक्सटेंशन ये है, वैसे वो अगर ना भी याद करें तो चलेगा, ये है फिनॉल, और इसकी अगर CCl4 की जगह CCl मतलब क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 से रिएक्ट कर दें, अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 से रिएक्ट कर दें इसी रिएक्शन में, तो बेटा यहाँ ये प्रोडक्ट बनता है। ये भी बहुत कॉमन नेम है, या इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। वो सैलिसिल्डिहाइड था, ये सैलिसिलिक एसिड है, और बाकी प्रोडक्ट सेम है KCl वाटर, बस बैलेंसिंग चेंज है। तो लेकिन ये राइमर टाइमन नहीं है, राइमर टाइमन वही थी, बस एक लिंक था तो मैंने बता दिया कि फिनॉल की अगर क्लोरोफॉर्म और क्यूएच से करेंगे बेटा, तो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और क्यूएच से सैलिसिलिक एसिड बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म और क्यूएच से सैलिसिल्डिहाइड, और CCl4 और KH से सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जब देखेंगे अगले चैप्टर में, जहां फिनॉल में ये हमारे कोर्स में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, ये रिएक्शन है हमारे कोर्स में, लेकिन अगले चैप्टर में है। और मैं इसे क्यों पहले करा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म में भी आती है, और जब ये दोबारा आएंगी तो आपका बेस मजबूत होगा, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, तीसरी रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वन। बच्चों ऐसे ही क्लोरोफॉर्म में 3-4 और छोटी छोटी रिएक्शन है, वो भी आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ये है एक रिएक्शन कि क्लोरोफॉर्म को जब एयर में ओपन करते हैं, ठीक है, एयर में अगर ओपन करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये चेंज हो जाता है इस कंपाउंड में। बेटा ये पहले था क्लोरोफॉर्म,
CHCl3 ये था, लेकिन एयर में ओपन करने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाता है, यानी यहाँ कौन आ गया, OH आ गया। ठीक है, एयर का ऑक्सीजन यहाँ आ गया। और ये चीज नोट रखना अगले सारे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में, अगर कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप आ जाए, एक ही कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप आ जाएं और किसी एक के पास भी H हो, किसी एक के पास भी क्या हो, H हो, तो ये वाली चीज हो जाती है अनस्टेबल। समझ में आया? ये जरा याद रखना, ये आगे बहुत काम में आएगा। यही सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, अगर एक कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप आ जाएं और किसी एक के पास H हो, H होना जरूरी है, दोनों में से किसी एक के पास भी H हो तो वो अनस्टेबल होगा। तो ये वाली चीज अनस्टेबल हो गई, अनस्टेबल हो गई तो यहाँ से HCl निकल जाता है स्टेबल होने के लिए, और HCl जब निकल गया तो ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये COCl2 बन गया बेटा, जिसे हम कहते हैं फॉस्जीन। COCl2 निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो कहलाता है फॉस्जीन, और एक फॉस्जीन पॉइजनस गैस है। ठीक है, फॉस्जीन इज ए पॉइजनस गैस। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म को अगर एयर में आपने ओपन किया है तो सनलाइट की प्रेजेंस में पॉइजनस फॉस्जीन बनेगी। बेटा अगर हम चाहते हैं फॉस्जीन ना बने तो क्या करते हैं, एक तो इसे डार्क बॉटल्स में रखते हैं कि सनलाइट ना आ पाए, कोशिश करते हैं अप टू टॉप भरी रहे जिससे कि फॉस्जीन ना हो। ठीक है, और कोई तरीका, इसमें 1% मिलाते हैं इथाइल अल्कोहल। तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं 1% इथाइल अल्कोहल नेगेटिव कैटलिस्ट है, मतलब ये रिएक्शन चलने ही नहीं देता, और कुछ मानते हैं वो जो इथाइल अल्कोहल होता है वो इससे रिएक्ट करके एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है। ठीक है, फिलहाल 1% इथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है जिससे कि ये रिएक्शन ना चले। 1% इथाइल अल्कोहल इस रिएक्शन को चेक करने के लिए ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, क्लोरोफॉर्म का बेसिकली यूज क्या है, मतलब इन जनरल आप कौन सा यूज जानते हैं? ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक ही यूज आ रहा है, क्लोरोफॉर्म काय के लिए है, तो बेहोश करने के लिए होती है। ठीक है, तो सेडेटिव या आप कह सकते हैं दैट इज, तो क्लोरोफॉर्म का ये जो एनेस्थेटिक नेचर है, एनेस्थीसिया वाला है, जो ऑपरेशन से पहले ये वो दिया जाता है, तो बेसिकली बेहोश कर रहा है। डन। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर फॉस्जीन हुई, वो तो पॉइजनस गैस है, तो कॉमन सेंस है, अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर बेटा फॉस्जीन हो गई तो ये परमानेंट एनेस्थीसिया की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा? टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट एनेस्थीसिया। एक बारी जो बेहोश हुआ फिर वो बेहोश ही रहेगा हमेशा के लिए। डन। तो हम नहीं चाहेंगे कि क्लोरोफॉर्म में क्या हो, फॉस्जीन हो, तो हम क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन ना हो इसके लिए क्या ऐड करते हैं, इथाइल अल्कोहल। याद रखने के लिए थोड़ा फनी टोन में चेंज कर देते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म तक याद रहे। फनी टोन में क्या है, क्लोरोफॉर्म में इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं 1%, जिससे कि क्लोरोफॉर्म पॉइजनस ना हो, ज्यादा नहीं ऐड करते। समझ में आया क्यों? अगर ज्यादा ऐड की और पेशेंट को दी क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म में अल्कोहल ज्यादा था, अब तो पेशेंट खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो हम ही करूंगा, ऑपरेशन हम ही करूंगा, मतलब इतनी भी नहीं देनी है कि भैया पेशेंट को ही चढ़ जाए। इज इट क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे 1% इथाइल अल्कोहल याद रखें। तो ये इक्वेशन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो बीच में अनस्टेबल लिखा है ना, ये जरा ढंग से याद रखना। अब कोई बच्चा बताओ, ये CCl4 स्टेबल है या अनस्टेबल? क्योंकि लोन पेयर वाले ग्रुप सर स्टेबल, सर स्टेबल है, लेकिन H नहीं है। लोन पेयर वाले ग्रुप है लेकिन H नहीं है। नहीं। अब बताइए, क्या ये लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। पॉइंट क्या है? सर अनस्टेबल। नोट नहीं किया मैंने पहले क्या कहा था, वहां कोई भी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेजोनेंस कर लेगा, तो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहां से इसे हटाया, यहां लगा दिया NH2। अब मैं अगर पूछूं ये स्टेबल है या अनस्टेबल, समझ में आया? ये लोन पेयर के ग्रुप है और H लगे हैं, तो लोन पेयर के ग्रुप में H नहीं होना चाहिए, और अगर कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है तो उसे नेग्लेक्ट करो, उसे काउंटिंग में नहीं लाना है। ठीक है बच्चों, कैसे पता करेंगे कि क्लोरोफॉर्म वाले सैंपल प्योर है या इम्प्योर है? तो क्लोरोफॉर्म का जो सैंपल होगा ना, हम उसमें डालेंगे AgNO3।
सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 डालने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो क्लोरोफॉर्म प्योर है। AgNO3 डालने से कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आया तो प्योर है। तुमने AgNO3 डाला, नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट आने लगा, बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज का होगा? AgCl का। Cl कहां से मिलेंगे? Cl कहां से मिलेंगे? HCl से। HCl आयनिक होता है, HCl से Cl आयन मिल जाते हैं। ना तो प्योर क्लोरोफॉर्म में Cl आयन है, ना ही प्योर फॉस्जीन में Cl आयन है, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। और बेटा इसके आगे मैंने यहाँ HCl और लिखा था, जिन्हें नहीं दिखा हो मैंने दोबारा लिख दिया, प्लस HCl था। ठीक है, फिलहाल क्लोरोफॉर्म की ये प्रॉपर्टी है, एयर में ओपन करेंगे तो ये फॉस्जीन गैस में चेंज हो जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे बेटा कि क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन की प्रेजेंस में इम्प्योर है। बताइए भैया, क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी की रिएक्शन क्लियर, कार्बेलमिन क्लियर, राइमाटाइमिन क्लियर। चौथी रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड की है, देखते हैं कितने बच्चों को याद आती है। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से रिएक्ट कराते, क्या बनेगा? सिल्वर पाउडर से। ये 11th में पढ़ाया है बेटा, 11th में पढ़ाया है, आपको तो बताना चाहिए जो पढ़ चुके हैं मुझसे। जोर से बोलो। ना ना ना, वो AgBr के ये नहीं है। हाँ, हद करते हो आप लोग, बड़ा इजी इक्वेशन है। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से करते हैं, और इसे मैं जानबूझ के ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको याद आ जाए। तो ये एसिटिलीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन और AgCl अलग हो जाएगा। फिलहाल याद है तो ठीक है, नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड की है, बट कई बार कन्वर्जेंस में यूज हो जाती है। तो क्लोरोफॉर्म इन सिल्वर पाउडर गिव्स एल्काइन। क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर गिव्स एल्काइन। ठीक है, डन। अब बेटा एक इक्वेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप खुद करके दिखाएं। कौन सी? ये है क्लोरोफॉर्म, और मैंने इसे ऐसे लिख दिया है कि तुम्हें शायद दिमाग खुल जाए। और इसकी एक्वस क्यूएच से रिएक्शन, मुझे प्रोडक्ट बताइए, एक्वस क्यूएच से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बताइए। अब देखता हूं मैं आप लोग कितना सोच सकते हैं। क्लोरोफॉर्म विद एक्वस क्यूएच क्या बनेगा? करो, मुझे प्रोडक्ट बताओ। कर लिया बेटा? गुड, ये बिल्कुल सही सोचा आपने कि Cl की जगह OH लगाएंगे, वेरी गुड। अब आपको ये सोचना था, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल हो गए, क्योंकि कंडीशन वही है जो अभी पढ़ाई, लोन पेयर वाली। लोन पेयर वाले ग्रुप और H तो वाटर निकल जाएगा। अब बेटा यहाँ जरा H2O निकाल के देखो, आपको फॉर्मिक एसिड दिख जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर KOH है तो फॉर्मिक एसिड जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। तो पोटेशियम फॉर्मेट आंसर होता है फाइनल। फिलहाल फॉर्मिक एसिड बोलना है। एक बार चेक कर लीजिए, क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? नहीं आया? ये OH हटा और इस कार्बन का H हटा, तो सॉरी ऑक्सीजन का H हटा, तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, इन दोनों ने ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बना लिया, और ये रहा OH। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और KOH से हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, तो फॉर्मिक एसिड या पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, एसिड बेस रिएक्टर। बोलो क्लियर है? क्लोरोफॉर्म की इतनी रिएक्शन में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। क्लियर है? यहाँ पे एक और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक दो ही और बता रहा हूं आपको। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3। बेटा इसका मैं कह रहा हूं नाइट्रेशन करो HNO3 से, क्या बनेगा? नाइट्रेशन HNO3। क्लोरोफॉर्म का आपसे कह रहा हूं नाइट्रेशन करिए, क्या बनेगा?
बोलिए। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कार्बन में यहाँ NO2 आ जाएगा और तीनों Cl अपनी जगह रहेंगे, ठीक है। और ये वाटर, नहीं बेटा आपने गलत बोला, Cl की जगह NO2 बोला आपने। नहीं नहीं, वाटर निकलेगा यहाँ से H और यहाँ से OH, है ना। तो यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर निकलेगा और NO2 चला जाएगा। एक बार फिर देखो, HNO3 को ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये OH और ये H निकल गया और यहाँ NO2 आ गया। इस प्रोडक्ट का नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इस प्रोडक्ट को कहते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कई बार इसकी जरूरत पड़ जाएगी आपको। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बेटा काहे का यूज है इसका? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का बेटा यूज टीयर गैस में काम में आती है, आंसू गैस, ठीक है। बाई चांस रिजल्ट देखा आंसू नहीं आ रहे, अब घर पे जाने में दिक्कत आ रही है, तो आंसू तो चाहिए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ले लेना, सूंघ लेना, अपने आप आंसू आने लगेंगे। इज इट क्लियर? तो इट इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस, लाफिंग गैस में क्या था? N2O था, समझ में आया? NO2 नहीं, N2O था लाफिंग गैस। और टीयर गैस क्या है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इतना क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हेलोजिनेशन ये करा ही नहीं रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। क्लोरोफॉर्म में इतनी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन है हमारे, व्हाट आर फलरीन, याद आई गया होगा, सॉरी व्हाट आर CFC, ठीक है, फलरीन नहीं, व्हाट आर CFC, ये क्या है? याद आ गया? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2, या ईथेन के भी डेरिवेटिव है, मीथेन के भी डेरिवेटिव है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूज क्या है इनका? आगे बोलो बेटा, बोलो, जो भी ऑनलाइन बोला जल्दी बोलो। ठीक है, इनका यूज मेनली क्या है? रेफ्रिजरेशन में होता है। एक्चुअली इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है, मतलब ये लिक्विड से वेपर में बड़ी मुश्किल से जाते हैं, बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नॉन पॉइजनस है, वेपराइजेशन ज्यादा है। वेपर से लिक्विड बहुत जल्दी कंडेंस हो जाते हैं, मतलब वेपर बनी और वेपर आसानी से लिक्विड में चेंज भी हो जाती है, लेकिन लिक्विड से वेपर बड़े मुश्किल से जाते हैं, मतलब ये दूसरे की हीट जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर दोबारा लिक्विड में भी चेंज हो जाते हैं, तो किसी को भी कूलिंग बहुत ज्यादा दे सकते हैं। तो ये कूलिंग या रेफ्रिजरेशन पर्पस में इसका यूज सबसे ज्यादा है। नॉन पॉइजनस भी है, तो हम खा पी भी सकते हैं, मतलब हमारे खाने पीने में मिक्स करेंगे तो दिक्कत भी नहीं। इसका एक ही अकेला हार्म है छोटा सा, वो क्या है? ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ओजोन लेयर यहाँ से बहुत दूर है, और जितने हम AC और रेफ्रिजरेटर चलाते हैं उसके मुकाबले बहुत धीरे धीरे कर रहा है। आज से कुछ 100, 200, 400, 500 साल बाद ओजोन लेयर हट जाएगी, उस समय जो लोग होंगे उनको कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे जो होंगे ना। अब प्रैक्टिकल सी बात है, अगर आज हमने यूज नहीं किया तो हम तो आज ही मर जाएंगे। इतनी गर्मी है, तुमको AC नहीं चलाएंगे, नहीं तो ओजोन लेयर हट जाएगी, तो भाई अपनी ओजोन लेयर बचा ले, हमारी जाने दे। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा, इससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन माना गया है, लेकिन कोई बहुत अच्छा प्रूफ या ऐसा नहीं है, ठीक है। एक हमारे कोर्स में है DDT, फुल फॉर्म स्ट्रक्चर कई बार आया है, DDT, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, तुम्हें याद है इसका मतलब सबको? बेटा DDT कैसे बनता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं क्लोरल से, देख लो पहले आराम से लिखिए, क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO, ये है क्लोरल। CCl3CHO कल पढ़ा था, याद आया? हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें एक एक करके हाइड्रोजन हटते हैं और आखिरी स्टेप में NaOH रिएक्ट करता है, तो ये हेलो फॉर्म का है कंपाउंड क्लोरल, तो इसका नाम है क्लोरल, और इसकी रिएक्शन हुई क्लोरोबेंजीन से, ये बेटा वाटर निकल गया। बच्चे वाटर निकलने के बाद क्या रह गया? CCl3CH, और इस CH से दो ये ग्रुप है, दो क्लोरोबेंजीन के ग्रुप ये है, तो इसका नाम क्या आ रहा है बच्चों? पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, इस पैरा डैश पे क्लोरीन, दो बारी फिनाइल,
3 बारी क्लोरीन, 2 कार्बन की चेन इथेन, पैरा, पैरा डैश, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। अभी शॉर्ट करेंगे, पैरा, पैरा डैश, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ये नाम आया। ठीक है, तो किसी ने ये भी सजेस्ट किया यार इसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोफिनाइल कह दो चुपचाप, ये दोनों 2 बारी तो है भाई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल है ना, तो आप इसे क्लोरोफिनाइल कह दो, 2 बारी है। तो अगर हम ये कहें ये क्लोरोफिनाइल 2 बारी है इस कार्बन से, कौन से पोजीशन का कार्बन है, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो उन्होंने कहा सेकंड पोजीशन पे 2,2 बिस क्लोरोफिनाइल। याद है ना बिस कब लगाते थे, जब कभी भी नाम 2 शब्दों में टूट सकता हो, डाई ट्राई लगाओ तो बिस लगा देते थे, तो ये बिस क्लोरोफिनाइल भी कह सकते हैं, और फिर वही ट्राइक्लोरोइथेन, तो चाहे तो आप ये नाम लिखें ट्राइक्लोरोइथेन, या एक सिंपल जो नाम है वही लिख दीजिए, और इसकी वजह से डीडीटी शब्द आया था। ठीक है, बेसिकली डीडीटी अगर आपको पता हो तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जनरली एनिमल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ये पॉइजनस नेचर का है, एक बारी बना लिया तो बन गया, और बन गया उसके बाद ये सदैव रहेगा, कभी इंसानों के अंदर जाएगा, फिर जानवरों में जाएगा, जानवरों से फिर पेड़ों में जाएगा, फिर आ जाएगा, मतलब ये डिग्रेड नहीं होगा, तो ये एक लाइफ साइकिल से दूसरी साइकिल के अंदर एंटर करके उसे मार देगा। ठीक है, तो कुछ जगह ये बैन है, कुछ गरीब देश हैं उनमें ये बैन है, अमेरिका हुआ और कोई हुआ, ये गरीब लोगों ने बैन कर रखा है। ठीक है, कुछ अमीर देश हैं जहाँ इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा बाजार में, क्योंकि वो कहते हैं क्या मारेगा, हम इसे मार देंगे, है नहीं है, इसलिए जैसे भारतवर्ष है ऐसे कई देश हैं, खाओ पियो ऐश करो। तो ये आपका यूज हो गया क्लोरोफॉर्म का एक और, मिटाई दे। अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करना था, वो पॉइंट ये था, आपके बैच में हो गया क्लोरोफॉर्म, मतलब सॉरी हेलोएल्केन। ठीक है, तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, आप जैसा कहेंगे मैं आपके लिए वैसा कर दूंगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है, वॉट एवर यू फील प्रेफर वो कर लेंगे। मेरे पास 3 to 4 एक बैच चल रहा है, एक 4 to 5, चांस की बात है कल से 4 to 5 में भी ये टॉपिक आना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है बेटा, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक चैप्टर है, उसके अगला है एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, अब मेरी क्या इच्छा है कि आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, हेलोएल्केन एंड एरीन, अब ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर ना पढ़ के, जैसे इन लोगों के साथ किया था जो पहले पढ़े थे, मैंने उन्हें हेलोएल्केन एंड एरीन बहुत पहले पढ़ाया है, उसके बाद उन्हें ब्रेक दिया जिससे कि ऑर्गेनिक दोबारा शुरू हो तो रिवाइज हो, अभी उनका पी ब्लॉक चल रहा है। तो मैं आपके लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप कोई और चैप्टर शुरू कर लें, और किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक ही पढ़नी है तो भी दिक्कत नहीं है, वो कोई और चैप्टर शुरू कर ले, 4 to 5 में कंटिन्यू कर ले, जिससे कि आप 2 चीजें एक साथ कर सकते हैं। मेरे जेब से कुछ नहीं जाता, मैं यहाँ पे भी अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू कर दूं दोनों बैचेस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मैं ये चाह रहा हूँ अगर कोई बच्चा थोड़ा कोर्स स्पीड अप करना चाहता है तो वो 4 to 5 में देख ले। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे ना कि हमारे 4 to 5 में इंग्लिश है, कॉमर्स है, कंप्यूटर है ना, कई होंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, आर्ट्स है, कुछ भी है, तो भाई तू इस बैच की रिकॉर्डिंग देख लीजिए और 3 to 4 में कोई अगला नया चैप्टर पढ़ ले। फॉर एग्जाम्पल जो 3 to 4 वाले बच्चे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उनकी अभी फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा है, कुछ बच्चों का काइनेटिक्स बचा है, कुछ बच्चों का सरफेस बचा है, सोल्यूशन है, सॉलिड स्टेट, 5 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स एंड सरफेस, इनमें से कोई पढ़ लीजिए इस बैच में। इसके अलावा ये थी फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा इनऑर्गेनिक में वैसे मेटलर्जी हटा दिया है,
डी एंड एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है और पी ब्लॉक है। ये तीन में से कुछ पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और सर पी ब्लॉक पढ़ा दीजिए। हाँ एक सेकेंड, बस 1 मिनट और रुकिए। इसके अलावा आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ। तो ये, तो इन तीन में से आप जो कहें मैं वो शुरू करूँ। सर बायोमोलिक्यूल्स। सर पी ब्लॉक पढ़ा दीजिए। ये ब्लॉक 15 6 ई ब्लॉक, मतलब सब लोग एक बार डिस्कस कर लो और कल आप जो कहेंगे हम वही शुरू कर देंगे। नहीं अभी तो पी ब्लॉक ही आपने कहा है, इधर पी ब्लॉक पढ़ना चाहेंगे। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 है पहला, 15 16 17 18 चार है। 17 18 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजी है वो। तो 15 और 15 बहुत बड़ा ब्लॉक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप चाहो तो वो शुरू कर लें। ऑनलाइन वाले आप बोलिए, नैमिष बताओ। सर वो पी ब्लॉक ही पढ़ा दीजिए प्लीज। ग्रुप 15 ठीक है। और ऑनलाइन में कौन कौन है, जरा जरा बोलो। फिजिकली स्टार्ट कर सकते। फिजिकल, बेटा फिजिकल में टॉपिक क्या चाह रहे हो आप? सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, और कौन बच्चा है जो चाह रहा हो कुछ और? सर वैसे ठीक है। ऑर्गेनिक सर। हाँ बेटा ऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक ही सर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तो चल ही रही है हमारी, मतलब ऑर्गेनिक 4 to 5 वाले बैच को कंटिन्यू कर लेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, मतलब डे वाइज ही होगा, डे टू डे होगा, तो उसमें आपको वो Yes. नहीं है कि पुराने रिकॉर्डेड होंगे। 4 to 5 वाले रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना। और अगर आप खाली हैं तो 4 to 5 में भी आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात Yes. है ना। अगर आपके पास टाइम है और कोई और कोचिंग क्लैश नहीं कर रही तो 4 to 5 में आएंगे ही आएंगे वहां। और देखो मेरी खाली इच्छा ये है कि आपके 2 टॉपिक हो जाए, और अगर आप एक ही टॉपिक करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ अल्कोहल फिनॉल करा दूंगा, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, इस समय चांस है, बाई चांस है कि दोनों बैचेस में सेम टॉपिक आ रहे हैं। तो एक बैच में अगर मैं बदल लूंगा तो आपका फायदा है, मेरा फायदा तो इसी में है कि एक ही टॉपिक चले। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप ज्यादा टॉपिक कवर कर लें, इसलिए तो जो भी आपका वीक है, ठीक है। तो आप लोग Yes, सर जितने पी भी ब्लॉक ही बच्चे, करा दिए फिर। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। कई बच्चों ने पी ब्लॉक अब कह दिया है, पी ब्लॉक स्टार्ट कर दें, ठीक है। जी। तो बेटा कल से हम स्टार्ट करेंगे, वो दे देना मुझे, कल एनसीईआरटी डाउनलोड की थी पार्ट 2 देना, वो दे दी। बच्चों कल से हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक, ठीक है। लेकिन ये जो हेलो एल्केन और एरीन ये जो खत्म हुआ है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कन्वर्जन। हेलो एल्केन एंड एरीन, तो वही तो करा रहा हूँ, ठीक है। हेलो एल्केन एंड एरीन, ठीक है बच्चों। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, ये 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने आज मैं करा पाऊंगा कराऊंगा, और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं बच्चों। एक लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10.11, 10.14 और 10.19, ये 3 तो जरूर करने हैं, 11, 14 एंड 19, ठीक है। ये 3 एटलीस्ट, मतलब ऑब्वियसली 10.22 तक हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन आपसे कहे हैं कि आप ये 3 क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए, आपका भला हो जाएगा, ठीक। मैं 1-2 क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूं। जैसे 10.11 का पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लिखें। क्वेश्चन है कन्वर्जन, और कन्वर्ट आपको करके दिखाना है इथेनॉल टू 1 ब्यूटाइन, इथेनॉल टू 1 ब्यूटाइन। बच्चों ये है इथेनॉल और इससे बनाना है 1 ब्यूटाइन। अब वही है कि एक आध रिएक्शन ऑब्वियसली 11th की लगेगी इसमें, तभी आप कर पाएंगे। स्टार्ट करें, देखते हैं कितने बच्चों को याद आता है कैसे कर सकते हैं। आप करो, मुझे आंसर बताओ सीधा, ये हो गया तो मैं चेक करता हूं।
बताए, या किसी बच्चे ने किया हो, चाहे ऑनलाइन वाला हो बोलो जल्दी से आंसर, या ऑफलाइन वाला हो। नहीं कर पाए, नहीं हुआ, जबकि बहुत इजी है। बताओ बेटा। बेटा इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन दोनों का बेसिक अप्रोच सेम क्या है। एक रिएक्शन जो आज भी मैंने आपको कही है, ऑलमोस्ट वही देख लेना। पहले क्या कह रहा हूँ, ये था आज की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, और मैंने कहा था सिल्वर पाउडर, और बताया था एसिटिलीन बनती है, याद आई होगी आपको, है ना। क्लोरोफॉर्म, सिल्वर पाउडर, एसिटिलीन। और एसिटिलीन का अगर सोडियम सॉल्ट ले लें तो ये सोडियम एसिटलाइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम एसिटलाइड। और इसकी अगर हम इथाइल क्लोराइड यानी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें तो ये NaCl निकल जाएगा और ये हायर एल्काइन बनेगी, ये 1 ब्यूटाइन बनेगी। प्लस आपको मैं क्या समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर एल्काइल हैलाइड चैप्टर में आया है तो कॉमन सेंस लगा लो, एल्काइल हैलाइड तो लगेगा ही लगेगा, तभी दिया है। तो यहाँ पे ये कैसे करना है बेटा, ये इथेनॉल से 1 ब्यूटाइन कैसे लानी है, एल्काइन कैसे लानी है, ये एक बच्चे ने बोला भी था लेकिन आगे नहीं बोला उन्होंने। इसकी PCl5 या HCl किसी से भी रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बनाई। एल्काइल हैलाइड से हायर एल्काइन बनाने का तरीका है ये कि सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं एल्काइन का। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन से ये NaCl निकल जाता है, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 ब्यूटाइन बन। तो इथेनॉल से 1 ब्यूटाइन बनाने का ये तरीका, प्लस NaCl अलग कर दिया। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हम हमारे पास ये नहीं है कंपाउंड, तो ये भी इथेनॉल से बनाया जा सकता है। भाई ये एल्काइल हैलाइड बना, अल्कोहलिक KOH डाल के एल्कीन, फिर एल्कीन से फिर से एल्काइन। एल्काइन मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, एल्काइन आपने मतलब, हाँ बेटा यही है, ये तरीका बेस्ट है। ठीक, और अगर ये सॉल्ट नहीं है या कुछ है तो ये भी बनाया जा सकता है इससे ही। ठीक है, बोलो कन्वर्जन समझ में आया। तो कन्वर्जन ऐसे होते हैं बेटा, बस आपको ना अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरा बहुत इजी है लेकिन गलती मत करना, दूसरे कन्वर्जन का नाम है इथेन टू ब्रोमोइथीन। इथेन टू ब्रोमोइथीन, ठीक से पढ़ना स्पेलिंग, इथेन टू ब्रोमोइथीन है, इथेन नहीं। करिए कोई डाउट? बताएं बेटा। डन कर लिया? नहीं कर पाए, वेरी गुड। ये है बेटा इथेन, बहुत सिंपल है वैसे ये। इथेन की हेलोजन से रिएक्शन कर दी, चाहे ब्रोमीन से चाहे क्लोरीन से, और ये इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन बनेगा, ये नहीं पूछा। इस पे अल्कोहलिक KOH डालिए,
आपको याद आ गया होगा, अल्कोहलिक KOH से एक H और एक Br निकल के एल्कीन बनती है, ये एल्कीन बन गई। अब ब्रोमीन लगानी है, इसके दो तरीके हैं। या तो आप ब्रोमीन लगाने के लिए सीधा लिखेंगे Br2 एट 600 डिग्री या हाई टेम्परेचर। आपको याद है हाई टेम्परेचर पे ये सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये ब्रोमीन आ जाता है। या फिर आपको एक और तरीका मैंने बताया है, अगर याद आ जाए, NBS नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड, उसका भी यही काम होता है। इसकी जगह ये लेंगे तब भी यही है, तो दोबारा एरो लगाने का कोई सेंस ही नहीं हुआ। यहाँ और करके लिख सकते हैं NBS, या तो ये लिखें या ये लिखें, ये है। ठीक है बच्चों। तीसरा पहले लिख लो ये वाला, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। थर्ड है बेटा अब, दैट इज प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब एटलीस्ट बेटा ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एज इट इज मैंने आपको कराया हुआ है, एज इट इज। ये आपकी कॉपी में एज इट इज मैं दिखा सकता हूँ, आप कर करिए, सॉल्व करिए, पूरा कर लिया। ये इसका तरीका है, ये कॉपी में आप देख सकते हैं। ये है प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन पहले आप HBr से करिए पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, है ना। HBr से करें पर ऑक्साइड की प्रेजेंस, क्या बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, याद आया। और अगर इसके बाद आप इसकी AgNO2 से करेंगे सिल्वर नाइट्राइड से, तो आपको शायद याद आ गया हो कि सिल्वर नाइट्राइड से करने पे नाइट्रो एल्कीन बनते हैं। जब सिल्वर नाइट्राइड लेते हैं नाइट्रो एल्कीन, ठीक। किससे करें HNO3, ठीक है, नाइट्रेशन करने, क्या बनेगा जरा बताओ तो आप मुझे। ये रहा 1 ब्रोमोप्रोपेन, आप कह रहे हो HNO3, ये HNO3 में HBr अगर निकालोगे तो नाइट्रेट जाके जुड़ेगा ना, और हमें तो NO2 ले जाके जोड़ना है। क्लियर है। तो HNO3 से तो कोई रिएक्शन यहाँ है ही नहीं। पहले HBr परऑक्साइड से ब्रोमीन किनारे लानी थी, और ब्रोमीन किनारे आने के बाद आपको ये करना था। डन। चौथा है बेटा, यहाँ दे रखा है टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, काफी आसान है। टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। आई होप सो आपने कर ही लिया हो, ये तो बहुत आसान है। ये है टोल्यूइन, ठीक है। टोलीन की अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखना कैटलिस्ट मत लिख देना गलती से भी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेते हैं तो टोलीन का H हटके Cl आता है, और एक एक करके एक्सेस में क्लोरीन लोगे तो सारे H हट सकते थे, लेकिन एक ही हटाना है आपने। और Cl आने के बाद अगर आप एक्वस KOH डाल देंगे तो यहाँ OH आ जाएगा, तो ये अल्कोहल कहलाता है बेंजाइल अल्कोहल। जरा ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। कई बच्चों की ऑर्गेनिक इसीलिए वीक होती है, उन्हें पता ही नहीं होता ना नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है क्या, ये पता ही नहीं। डन। नाउ अब ये मैंने आपको 4 करा दिए हैं। 10.11 में क्वेश्चन है आपके ऑलमोस्ट 9, और 10.14 कहा है अगर आपसे, तो उसमें है ऐसे 8 कन्वर्जन या 8 और रिएक्शंस के बारे में, और ऐसे 10.19 में 18-19,
ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 40-50 कन्वर्जन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो हमने कहे थे वो 3 नहीं है, उसके अंदर सब पार्ट भी है, एटलीस्ट 40 होंगे, वो आप कल करके लाए। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, कल कन्वर्जन देख लेंगे और कल से पी ब्लॉक डिसाइड हो रहा है।